नमस्कार, मैं ऋषभ। आज हम बात करेंगे 100 साल पहले हुई उस घटना के बारे में जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया था, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को बदल दिया था। 100 साल पहले 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे थे और 11 अप्रैल से उन्होंने अपना चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। 100 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी बात आज भी तारीफ के काबिल रहती है। आज भी उसको याद किया जाता है। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में भी किस तरीके से उन्होंने अपनी बात एक शक्तिशाली साम्राज्य के सामने रखी थी, जिसके सामने बोलना भी मुश्किल था। आखिर क्या हुआ था उस वक्त, कौन लाया था उनको? उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, उस वक्त गूगल नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे महात्मा गांधी इस बात को भांप सकते कि मुझे चंपारण ही जाना है। आखिर क्यों गए वो चंपारण? इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि महात्मा गांधी के चंपारण से वापस लौटने के बाद वहाँ पर क्या हुआ। हम इस पर भी बात करेंगे कि आज उन धरोहरों की आज क्या स्थिति है, क्या हो रहा है उनके साथ। ये वो तस्वीर है जब महात्मा गांधी चंपारण में पहुंचे थे 100 साल पहले 10 अप्रैल 1917 को। 11 से उन्होंने अपना काम शुरू किया था। उनको यहाँ पर लाने वाले थे चंपारण के ही राजकुमार शुक्ला। ये एक किसान थे और 1915 से ही वो महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे। वह ये था कि चंपारण में 3 कठिया सिस्टम लागू था। वहाँ पर 1 बीघे में 20 कट्ठा माना जाता है, कट्ठा यूनिट है जमीन नापने की। तो नील की खेती होती थी और अंग्रेजों ने ये नियम लगाया था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है। जबकि विदेशों में केमिकल नील बनना शुरू हो गया था, इसलिए नील की खेती से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था। लेकिन फिर भी अंग्रेज प्लांटरों ने, अंग्रेज किसान कहना उनको सही नहीं होगा, जो उनके किसान के रूप में जो तानाशाह थे, वो ज़बरदस्ती 3 कट्ठे में नील की खेती करवाते थे। उससे पहले ये 5 कट्ठिया सिस्टम था। 1905 वगैरह में तक 5 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें राजकुमार शुक्ल भी थे और एक मिर्जा शेख गुलाब करके कुछ नाम था, वो थे। एक दो और लोग थे। तो उन्होंने लड़ाई लड़के इसको घटवाया था। 5 कट्ठिया से 3 कट्ठिया सिस्टम हुआ। लेकिन फिर भी किसानों के लिए किसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इससे कोई उन्हें फायदा नहीं होता था और अंग्रेज इसके बदले में उनसे बहुत सारी चीजें वसूलते थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि चंपारण के ही थे, उन्होंने भी लिखा है कि उस वक्त किसानों से 40 तरह के टैक्स लिए जाते थे और अगर जुर्माने को जोड़ दें, तरह तरह के जुर्माने, तो ये 50 तरह के टैक्स हो जाते थे। तो किसानों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश ही माना जाता है। उस समय तो और ज़्यादा था, जबकि इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही नहीं थी। तो राजकुमार शुक्ल 1915 से महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने बताया था कि आपकी सारी समस्याओं का निदान वही एक व्यक्ति करा सकता है जो कि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटकर भारत आया था। भारत आने के बाद अपने काम की शुरुआत की अपने स्टाइल में। वो किसी आंदोलन में नहीं कूदे, किसी सभा में नहीं गए, नहीं किसी तरह की बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने पहले देश का दौरा किया। ये महात्मा गांधी का स्टाइल था, जो कि मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है। महात्मा गांधी पूरे देश में घूम रहे थे और राजकुमार शुक्ल उनका पीछा कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल के पास बहुत बार बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, अब पैसे नहीं होते थे कि वो ट्रेन से या बसों से या किसी भी चीज़ से यात्रा कर सके। तो बहुत बार ऐसा होता था कि जिस गाड़ी पर लाशें जाती थी उसी पर लद के वो भी चले जाते थे। किसी तरह से महात्मा गांधी को एक अधिवेशन में उन्होंने पकड़ा और उनको सारी बात बताई कि आप वहाँ पर आइए, आप एक बार चंपारण आइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको जनता की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। गांधी ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि गांधी आ पाएंगे, क्योंकि बिजी शेड्यूल था। दक्षिण अफ्रीका से जीत हासिल करके आए थे। सारे नेता उनको हर जगह बुलाना चाहते थे, हर राज्य में बुलाना चाहते थे। कांग्रेस को और भी बड़े बड़े नेता भी थे वहां पर। लेकिन राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण लेकर आए। उसके बाद की घटना और मजेदार हो जाती है। जब चंपारण महात्मा गांधी आए तो वहां के डीएम ने आदेश किया कि आप यहाँ पर सभा नहीं कर सकते हैं, आप लोगों से बातें नहीं कर सकते हैं। इन गांधी का अपना स्टाइल था। उन्होंने कहा कि हम करेंगे। डीएम ने कहा कि हम आप पर केस चलाएंगे। उससे पहले ये होता था कि जब केस चलता था तो इसके चलते नेता बैकआउट कर जाते थे, अपनी बातें बदल देते थे, अपने तरीके बदल देते थे। गांधी का स्टाइल था
गांधी अगले दिन सभा करने से पहले उन्होंने डीएम को खबर भिजवा दी कि मैं सभा करने जा रहा हूं, आप आइए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांधी जी गए, गांधी जी ने सभाएं की, लगभग 8,000 किसानों से मिले, उन पर केस चला। कोर्ट में गांधी ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। इससे पहले लोग ऐसा मानते थे, लोग कह देते थे कि ठीक है, सरकार से बातें कर लेते, सफाइयां पेश करते। गांधी ने सफाइयां पेश नहीं की। गांधी ने ये कहा कि अगर किसानों से बात करना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अपराध नहीं है तो मैं अपराधी नहीं हूँ। जज ने उन पर जुर्माना लगाया, 100 रुपए का शायद लगाया था। गांधी ने वो भी देने से मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जज ने खुद ही वो बॉन्ड भरा और गांधी को रिहा कर दिया। गांधी जब बाहर आए तो उन्होंने किसानों से लगातार बातें की। उसके बाद उससे प्रभावित होकर अंग्रेजी सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया, जिसमें गांधी को भी नॉमिनेट किया। इसके बाद गांधी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। अंग्रेजी प्लांटरों ने जितने पैसे उनसे वसूले थे किसानों से, उसका 1/4 उन्होंने वापस करवा दिया। तमाम जगहों पर लोगों ने इसकी बहुत बुराई की कि ऐसा क्या है कि आपने जीत हासिल कर लिया, आपने तो सिर्फ 1/4 पैसे ही वापस करवाए हैं। लेकिन गांधी ने कहा कि पैसे वापस करवाना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था अंग्रेजों का जो नैतिक बल था उसको तोड़ना, और उसको मैंने तोड़ दिया है। अंग्रेज 2 कदम पीछे हटे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ था, और आप यकीन मानिए कि इसके बाद अंग्रेज पीछे हटते ही जाएंगे। वही हुआ। आने वाले 3-4 सालों में वहाँ से नील के प्लांटर, नील के अंग्रेजी प्लांटर वहाँ से छोड़ के चले गए। ये वो तस्वीर है राजकुमार शुक्ल की डायरी की, जो 1915 से उन्होंने लिखना शुरू किया था, जब वो गांधी को फॉलो करते थे, और 1917 की डेट है इसमें डायरी में। और इस लिपि को कैथी लिपि कहते हैं, जो उस वक्त चलती थी। ये शायद हिंदी फारसी कुछ मिक्स लिपि थी। अब ये बहुत कम जगहों पर इस्तेमाल होती है। अभी बिहार में कहीं कहीं जमीन के कागजों पर इस लिपि का इस्तेमाल होता था। इसको ट्रांसलेट भी किया गया है। इसके साथ ही एक लेटर है ये, इसको ट्रांसलेट करके लगाया जाता है अखबारों में, वेबसाइटों में, हर जगह लोग छापते हैं। राजकुमार शुक्ल ने ये लेटर महात्मा गांधी को लिखा था, और आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी फिलोसॉफिकल भी लिखा है और काफ़ी सही बातें भी लिखी हैं, और बिल्कुल आधुनिक तरीके से पैराग्राफ्स में है, सेंटेंस छोटे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और शायद कह सकते हैं कि इन सारे प्रयासों के चलते ही महात्मा गांधी चंपारण आए थे। हम बात करेंगे कि राजकुमार शुक्ल का क्या हुआ चंपारण सत्याग्रह के बाद, लेकिन उससे पहले केतन से पूछेंगे कि केतन सत्याग्रह का क्या मतलब समझते हैं आप? सत्याग्रह तो मतलब ब्रेक डाउन करें तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो अब अपने हम जिस चीज़ में विश्वास कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से जो सही है, हमारा जो सच का वर्जन है, उसके लिए बिल्कुल फॉर्म रहना, उसके लिए अगला अगर उसको उसके एंटी है तो उसका प्रतिकार करना, सत्याग्रह। बिल्कुल। इसमें एक और चीज भी गांधी ने जोड़ी थी कि जो आपके साथ अन्याय करता है उसको कोई चोट न पहुंचाना, वो भी एक तरह से सत्याग्रह है, वो भी इसी के अंदर आता है। आपको सिर्फ अन्याय का प्रतिकार करना है, अन्यायी का नहीं करना है। जब गांधी चंपारण से वापस लौटे, उसके बाद राजकुमार शुक्ल की बहुत बुरी स्थिति हो गई वहां पर, क्योंकि जो वहां पर अंग्रेज अफसर था उसने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। उनकी खेतों में वो जानवर घुसा देता और गाड़ियां चला देता, उनके घर को गिरा दिया, उन पर तरह तरह के केस लाद दिए। ऐसा भी कहीं कहीं लिखा होता है कि उन पर चोरी करने का भी केस लाद दिया, और राजकुमार शुक्ल को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। लेकिन राजकुमार शुक्ल ने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद 1929 या 30 के आसपास राजकुमार शुक्ल की मौत हो गई। उससे पहले भी उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठियां लिखी थी, दोबारा लाने की कोशिश की थी कि सिर्फ नील की खेती खत्म होने से ही सारी समस्याएं हमारी नहीं सुलझी हैं, हमारी समस्याएं और बढ़ी हैं। जैसा कि आमतौर पर हमेशा होता है, कहीं कोई जन आंदोलन खड़ा होता है, वो सफल भी होता है, लेकिन अपने पीछे तमाम तरह की समस्याएं छोड़ जाता है। उसके लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है। अगर वो कारगर सिस्टम नहीं होता है तो हमें सफलता, अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। 1929 में राजकुमार शुक्ल मरे, और तब जो अंग्रेज अफसर था जिसने उनको परेशान किया था वो बहुत दुखी हुआ था। उसने ये कहा था कि चंपारण का अकेला मर्द चला गया जो सालों तक मुझसे लड़ता रहा था। उस अंग्रेज अफसर ने
राजकुमार शुक्ल के दामाद को नौकरी भी दिलवाई। ये सारी कहानियां हैं, किस्से हैं। इनकी सत्यता की जांच अब तो नहीं की जा सकती है, सिर्फ सुना और गुना जा सकता है। हम बात करेंगे अमित जी से। अमित जी गुजरात हो आए हैं, इन्होंने हमें एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी। अमित जी आप बताइए उसके बारे में। ये चंपारण से नहीं, ये गांधी जी के दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है। 3 साल पहले मैं करीब गया हुआ था गुजरात। आज कस्तूरबा का वो भी है। हाँ, तो जहाँ पर उन्होंने नमक उठाकर कानून तोड़ा था एक दांडी में, वहाँ पर सैफी विला है जहाँ पर उन्होंने ये काम किया था। वो दाऊदी बोहरा समुदाय के एक धार्मिक गुरु हैं, उनका है वो, और उसे बाद में उन्होंने नेहरू को दे दिया था देश के लिए मानकर, नेशनल हेरिटेज मानकर। उस जगह की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो प्लास्टर उधड़ा हुआ है वहाँ का, और वहाँ पर सरकार की तरफ से देखरेख करने वाला कोई नहीं था। एक रमण भाई थे जो वहाँ के सब कुछ थे, लेकिन वो कोई नियमित काम करने वाले नहीं थे। एएसआई, उन्होंने बताया कि एएसआई के ऑफिसर आते हैं तो कभी कभार उन्हें कुछ पैसे दे जाते हैं, उन्हें शायद उम्मीद है कि कभी उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, इसलिए वो हर तरह का काम वहाँ पर करते रहते हैं। वहीं से थोड़ी ही दूरी पर एक गांधी स्मारक मंदिर भी है, कराड़ी गांव में। सैफी विला से निकलकर गांधी जी गए थे, कराड़ी गांव रुके थे कुछ दिन, और वहां से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो कराड़ी गांव में गांधी स्मृति मंदिर है, वहां पर जब हम पहुंचे, उस बिल्डिंग बनी है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, कोई नहीं था वहां पर। दरवाजा खुला पड़ा था, ऐसा लगता था कि वहां महीनों से कोई नहीं आया है, धूल जमा थी, दरवाजा टूटा हुआ है। हम लोग, ताला नहीं था, हम लोग भीतर चले गए। कुछ तस्वीरें वहां पड़ी थी जिन पर धूल जमी हुई थी और कीड़ों ने उन्हें खा लिया था। ये हालत थी गांधी स्मृति मंदिर की वहां पर, जहां जो कि दांडी से 1 किलोमीटर दूर है। और रमण भाई ने ये बताया था कि उस दौरान जिन 24 जगहों पर गांधी जी रुके थे, वहां पर मूर्तियां लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन वो 3 साल से वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। उस कराड़ी गांव में जहां स्मृति मंदिर है, उस परिसर का बहुत सा हिस्सा सरकार 2 स्कूलों में, एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल में बट गया है। वहां पर एक झोपड़ी सी थी ताड़ के पत्तों की, कहते हैं कि गांधी जी उसी में रुके थे। और लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बस पत्ते किसी तरीके से लगा के झोपड़ी बस दिखाने भर के लिए बना दी गई है, वो झोपड़ी किसी काम की लगती नहीं है। तो उन्होंने ये बताया, रमण भाई ने, कि ये केंद्र और राज्य के बीच टकराव की वजह से कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। टकराव वाला मामला एक और में इसी से जुड़ा हुआ है, वो पोरबंदर में, जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, वहां पर दिखा हमें। पोरबंदर में हम गए, गांधी, उसको कीर्ति मंदिर कहते हैं, जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, उनके घर को, वो बहुत अच्छा मेंटेन है। उसी घर में से पीछे के दरवाजे से निकल के 4-5 घर आगे जाएंगे तो कस्तूरबा का घर पड़ता है। कस्तूरबा का घर उतना मेंटेन नहीं था। इसके अलावा एक अंतर जो हमने देखा वो ये कि गांधी जी के घर में, कीर्ति मंदिर में, हम फोटो खींच सकते थे, कस्तूरबा के घर में कैमरा मना कर दिया गया हमें। हमने पूछा कि ऐसा क्यों, तो ये बताया गया कि वो चूंकि केंद्र सरकार में आता है इसलिए वहाँ के नियम अलग हैं, ये राज्य सरकार में आता है इसलिए यहाँ के नियम अलग हैं। तो गांधी जी केंद्र सरकार के थे और कस्तूरबा राज्य सरकार की, इसलिए दोनों के नियम अलग थे, दोनों के रख रखाव अलग हैं। कुछ चीजों को इन सरकारों के टकराव से अलग रख के ही सरकारों को काम करना चाहिए। अभी तो दोनों ही जगहों पर एक ही सरकार है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद ये डिस्क्रिपेंसी दूर हो जाए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि राजकुमार शुक्ल के मरने के बाद क्या हुआ। मरने के बाद वक्त बीता, देश आज़ाद हुआ, और आज बिहार में चंपारण सत्याग्रह की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है, और राजकुमार शुक्ल के परिवार से किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये सरकार की अपनी नीतियां हैं, अपने तरीके हैं, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि अगर हमारे विचार पूछे जाएं या हम बताएं तो ज़रूर बुलाना चाहिए था। इस बात के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। मैं ऋषभ, मेरे साथ थे अमित, केतन, और कैमरे के पीछे थे वरुण कुमार।